वेलकम बैक। बात होगी डोनाल्ड ट्रंप की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर भारत से संबंधों को लेकर बड़ा बयान दिया। ट्रंप ने एक बार फिर ये कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से उनके रिश्ते अच्छे हैं। हालांकि अगर डोनाल्ड ट्रंप पिछले कुछ महीनों से जो कह रहे हैं उसका खुद ही रिकॉर्ड करके एक टेप चला दें तो खुद ही हैरान हो जाएंगे कि वो क्या क्या कहते हैं। इस बार उन्होंने टैरिफ को लेकर यह कहा कि मोदी उनसे खुश नहीं है। कल वो ये कह रहे थे कि मोदी ये जानते हैं कि मैं उनसे खुश नहीं हूं, तो आज वो ये कह रहे हैं कि मोदी मुझसे खुश नहीं है। इस बीच अमेरिका में पीएम मोदी को बड़ा सपोर्ट मिल गया। अमेरिकी सिंगर मैरी मिल्बन ने कहा कि मोदी के लिए ट्रंप के दिल में बहुत सम्मान है, लेकिन ट्रंप को अमेरिका में गलत सलाह दी जा रही है। उन्होंने एक्स पोस्ट पर यह भी लिखा कि पीएम मोदी को ट्रंप को लेकर विपक्ष को जवाब देने की जरूरत नहीं है। पीएम मोदी आगे बढ़ते रहें और भारत के सर्वोत्तम हित में सेवा करना जारी रखें। ट्रंप को लेकर अमेरिका के पूर्व एनएसए ने भी बयान दिया। वो बयान भी मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन पहले आप सुने कि मैरी मिल्बन ने क्या कहा। The Apache helicopter. I mean, I had India coming to me, sir. I've been waiting 5 years. We're changing it. We're changing it. India ordered 68 Apaches, and Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? Yes. I have a very good relationship with him. He's not that happy with me because, you know, they're paying a lot of tariffs now because they're not doing the oil, but they are. They've now reduced it very substantially, as you know, from Russia. We're getting rich because of tariffs, by the way. I hope everyone understands that. कभी डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि मैं मोदी से खुश नहीं हूं और ये मोदी जानते हैं, और कभी ये कहते हैं कि मोदी मुझसे खुश नहीं है, ये मैं जानता हूं। ये कर क्या रहे हैं? और जो वहां पर विजय जी मैरी मिल्बन भी कह रही हैं, उनका भी हम बयान दिखाना चाह रहे थे दर्शकों को। वो बता रही हैं कि जो इंडिया कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। ये तो ट्रंप को गलत सलाह दी जा रही है। और कौन दे रहा है ये गलत सलाह? देखिए, ट्रंप साहब को अब तो ज़्यादातर लोग गंभीरता से लेते नहीं। वहाँ के लोग भी नहीं लेते, दुनिया भर के लोग भी नहीं लेते, क्योंकि वो हर दिन कुछ ना कुछ नए बयान देते रहते हैं। लेकिन जो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो आज फिर उन्होंने बयान दिया कि प्रधानमंत्री मोदी खुश नहीं है, इसका मतलब है कि ये समझ में आ रहा है ट्रंप साहब को कि उन्होंने गलती कर दी है। भारत के साथ रिश्तों में जो एक दूरी बनाई है टैरिफ को लेकर और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, जो एक तरह की गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश की। पहले तो वो सोच रहे थे चल जाएगा, लेकिन इतने लंबे समय के बाद, और टैरिफ पर भी भारत जिस तरह से नहीं झुका, बल्कि टैरिफ को लेकर ट्रंप साहब के जितने सलाहकार हैं, वित्त में हैं, वहाँ पे फाइनेंसेस को देख रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि हमारे पास सबसे बेहतर डील भारत के साथ है। अब वो सब नहीं हो रहा और वो सोच रहे थे सब लोग झुक ही जाएंगे, कोई ना कोई झुक ही रहा है हर दिन किसी न किसी तरह से, कि मोदी भी झुक जाएंगे। वो मोदी नहीं झुके तो अंदर वो जो वीजा का मसला है उस पर भी उनको नुकसान हो रहा है, उसका भी दबाव वहाँ पर बना हुआ है, टैरिफ को लेकर भी दबाव बना हुआ है। और तमाम तरह की स्थितियों में वो समझते हैं कि 140 करोड़ वाला मजबूत आर्थिक और डेमोक्रेसी वाला देश उनके साथ नहीं खड़ा है, तो वो उनके लिए एक संकट की बात है। और अब वो कई बार वो कहते हैं, 10 बार तो अब तक कह चुके टेरिफिक फ्रेंड है। मैं यदि किसी को टेरिफिक फ्रेंड कहूँ तो नाराजगी के बाद भी उनके घर जा सकता हूँ, और उसमें भी खुद का यदि भला हो रहा है तो फिर उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन अब वो शायद उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो दोस्ती कमजोर पड़ी है, या जो भी आप उसका बात कह लें। और डिप्लोमेसी के तरीके में भी देखूं तो कोई राष्ट्रपति, खासतौर से अमेरिका का राष्ट्रपति, इस तरह की डिप्लोमेटिक बिहेवियर नहीं रखता, जो मुझे बहुत हैरानी उनको लेकर हुई है। और खासतौर से दूसरे कार्यकाल में जिस तरह से किया, बल्कि पहले कार्यकाल में उनके साथ प्रधानमंत्री के संबंध बहुत अच्छे थे और इतनी क्लोजनेस हुई थी कि जिसकी चर्चा भी बहुत दुनिया भर में हुई। अब वो किस समय ये समझने लगे कि उनसे बड़ा कोई नहीं है, वो अब उनको समझ। लेकिन सर, ये अमेरिकी दबाव भारत पर कोई नया भी नहीं है। हम विदेश मंत्री एस जयशंकर की ही बात करें, अमेरिकी दबाव और प्रतिबंधों पर ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत पर दबाव डालने की और बनाने की कोई पहली कोशिश नहीं है, ऐसे समय पर ही डटकर खड़े रहने की आवश्यकता है। 1998 में परमाणु परीक्षणों का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत को मौलिकता से आत्मविश्वास मिलता है, और यही बात शायद हर्षवर्धन जी ट्रंप भी जान रहे हैं। वो ये जान रहे हैं कि भारत को झुकाना आसान नहीं है। भारत दादागिरी के आगे कभी भी सरेंडर नहीं करता। नहीं, बिल्कुल नहीं सरेंडर करता है। और जो डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है, अभी वो उन्होंने जो कहा उसको भी समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ढेर सारे लोगों ने कहा कि हम बात कर रहे थे, हमें बड़ी चिंता हो रही थी, युद्ध किधर जा रहा था।
तो उन्होंने एक शब्द कहा है, और ये भारत की इस वक्त की डिप्लोमेसी, भारत की एक्सटर्नल अफेयर्स पॉलिसी, मोदी डॉक्ट्राइन को ये परिभाषित करता है। उन्होंने कहा कि आपके यहां भी जो कुछ चल रहा है, रोज युद्ध जो चल रहे हैं, जरा उसको देखिए, उसकी भी हमें बड़ी चिंता हो रही है, उसकी वजह से बड़ा बवाल चल रहा है, बहुत मुश्किलें हो रही। और मुझे लगता है कि भारत की सरकार एक रत्ती अमेरिकी दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं है। ये हम टैरिफ डील का अब तक न होना इससे समझ सकते हैं। ट्रंप को नोबल की जो एक कहें कि ना, कि जैसे कई बार लोग कहते हैं किसी चीज की एकदम याद आ जाती तो हिचकी टाइप आने लगती है, तो उनको नोबल हिचकी आती रहती है। उठते हैं तो नोबल हिचकी आई, सोते वक्त नोबल हिचकी आई। उसके लिए जो उनको चाहिए था कोई उनको नोबल के लिए नॉमिनेट करे, तो अब पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश के नॉमिनेशन से तो नोबल मिलेगा नहीं, इजराइल जैसे हर देश से लड़ रहे देश के नॉमिनेशन से तो उनको नोबल मिलेगा ही नहीं। मिलेगा किससे? कोई डेमोक्रेसी कहे, भारत जैसा कोई देश कहे। भारत ने कहा नहीं। इसका सीधा सा मतलब हुआ ट्रंप की किसी भी मनमानी को नरेंद्र मोदी रंच मात्र भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और यह बात कि अगर ट्रंप कहने लगे कि मोदी नाराज है, लग रहा है थोड़ा सा, तो इसका मतलब उनको समझ में आ रहा है कि वो आपकी बात बड़बोलेपन का वो जवाब नहीं दे रहा है, लेकिन वो आदमी बहुत सलीके से एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। तो सीधा सीधा यही काम चल रहा है कि भैया आवाज कर रही जो हमारी बातचीत है, आप बोलते रहिए, बड़बड़ाते रहिए, आप हर एक के बारे में बोल। दुनिया के हर राष्ट्राध्यक्ष के बारे में ऐसे हल्के स्तरहीन बयान दिए जो किसी राष्ट्राध्यक्ष को नहीं देने चाहिए। अमेरिका तो छोड़ ही दीजिए, और डिप्लोमेसी में कई बार होता है ना कि हम इनसे बात करते हैं, कई बार तो यूं भी डिप्लोमेसी छोड़ दीजिए ना, सामान्य रिश्तों में भी हम कहते हैं अच्छा चलो ठीक भाई ये वाली बात, अब इसी को जाके वो कहेगा अच्छा वो हमसे आके कह रहे थे। आपकी अपनी मतलब ये बातों हुआ का कि ट्रंप बहुत हल्के व्यक्ति हैं, उस पद के योग्य नहीं जहां वो बैठे हुए हैं। उनकी अपनी बातों का ऑपरेशन वजन सिंदूर पर हल्का अभी होता है। अमेरिका के लॉ डिपार्टमेंट की कुछ पेपर्स आए हैं सामने, बिल्कुल। सामने आए हैं। उसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात है, वो यहाँ के लोगों को भी समझना चाहिए और ट्रंप साहब को भी समझना चाहिए, जिसमें कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, ये अमेरिका के लॉ डिपार्टमेंट के पेपर्स हैं, कोई और डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें कहा गया कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 50 से 60 बार कोशिश की है भारत को समझाने के लिए, पाकिस्तान पर दबाव डालने की। तो इसका भी जिक्र करना चाहिए, यहाँ के लोगों को भी समझ में आए। बहुत सारे लोग समीर जी के मित्र हैं, वो बहुत सारे लोगों को समझा सकते हैं, समीर जी। तो अच्छा, ट्रंप के जिस ताज़ा बयान की मैं बात कर रही थी, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने उस पर रिएक्शन दिया है। जॉन बोल्टन ने तो यहां तक कह दिया कि ट्रंप को अमेरिका के हित की कोई रणनीतिक समझ ही नहीं है। आप सोच रहे हैं, पूर्व एनएसए ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को अपने ही देश के हित के लिए रणनीतिक समझ है ही नहीं, बस उनके दिमाग में टैरिफ और तेल बेचने का जुनून सवार है। Why Trump really doesn't have any strategic sense at all for what's in America's best interest. We need to be working with India, with Japan, with South Korea, with Taiwan, with others against that threat. But Trump is just obsessed with these tariffs and the sale of oil, and yet he has added a tariff to India, but not a tariff to China, which purchases considerably more Russian oil, or to other countries like Turkey that purchases a lot of Russian oil. So I think it's caused real trouble in the U.S.-India relations. I think it's a self-inflicted wound by Trump himself, and I wish there were some way we could get him and Modi talking directly again and see if they could find a solution. अच्छा, मुझे नहीं पता वो तस्वीर आप लोगों के सामने आई या नहीं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला पर अपनी पूरी बात रखने के बाद फिर डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जिसके पास ऑयल और गोल्ड रिजर्व के ऊपर खुला अधिकार आ गया हो, कब्जा आ गया हो, वो तो नाचेगा ही। वो रणनीतिक समझ को लेकर क्वेश्चन क्यों नहीं होगा? इंटरेस्टिंग आया है, बोले मैं डांस बहुत अच्छा करता हूँ, सब कहते हैं, लेकिन मेरी पत्नी को मेरा डांस पसंद है इसलिए मैं नाचता नहीं हूँ। ये भी उन्होंने इस बात उनकी का पत्नी ठीक ही कहती है। लेकिन अभी जो भारत के साथ बात चल रही थी, जिस तरीके से ट्रंप लगातार अपना बड़बोलापन बोल रहे हैं, और फिर कल उन्होंने नया बयान दिया। उन्होंने हालांकि भी भारत सरकार ने उस पर कोई स्पष्टीकरण दिया है, उन्होंने कहा कि भारत सरकार मुझे खुश करना चाहती है, इसलिए 68 अपाचे हेलीकॉप्टर का ऑर्डर मुझे दिया है। इस बात का उन्होंने जिक्र करा है कि भाई मतलब भारत में सरकार मुझे खुश करना चाहती है, इसलिए हेलीकॉप्टर का ऑर्डर दिया है। और वो अब सिर्फ भारत को नहीं, आप देखिए उन्होंने कह दिया है कि भाई हम डेनमार्क पर भी हमला कर सकते हैं, फिनलैंड, ग्रीनलैंड के लिए हम डेनमार्क पे भी हमला कर सकते हैं।
तो अब आप क्या मतलब जो नाटो के देश है आप उनको भी नहीं छोड़ोगे? मतलब जिस तरीके से ट्रंप आगे बढ़ रहा है अपने विस्तारवादी नीति वो के लिए ये तो चीन जाना चाहते चाहता हैं कि था उनकी धुन पर सब नाचे। नहीं, और जिस विस्तारवादी के लिए चीन जाना चाहता था, अब चीन को पीछे छोड़कर आप पहले वेनेजुएला पे आप तेल के लिए कब्जा कर रहे हो, आप कह रहे हो कि मुझे ग्रीनलैंड चाहिए तो मैं डेनमार्क पे कब्जा करूंगा, फिर आप कह रहे हो मैं क्यूबा को भी ठिकाने लगाऊंगा, फिर मैं मैक्सिको भी ठिकाने लगा लूंगा। अब कंबोडिया के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि भाई आप अगर हिम्मत हो तो मुझ पर हमला करो, तो अब वो कह रहे हैं कि उनको भी मैं देख लूंगा। तो क्या ट्रंप इस साल सिर्फ युद्ध करने वाले, जो पिछले साल युद्ध रुकाने की बात करते थे कि मैंने 6 से 8 युद्ध रुकवाए दुनिया भर के अंदर, वो क्या 2026 के अंदर पूरी दुनिया के अंदर युद्ध शुरू करने और नए नए देशों पर हमला करने और छोटे देशों पर अपना अधिग्रहण करने की कोशिश में जुटे हुए हैं? मुझे लग रहा है कि दुनिया को इस बात को इकट्ठा होकर इसका विरोध करना चाहिए। हालांकि रूस और चीन ने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इसका विरोध किया, लेकिन अब मुझे लगता है कि समय आ गया है कि ब्रिटेन बोले इस मामले में, फ्रांस बोले, जर्मनी बोले, और जो अमेरिका के साथ खड़े रहते हैं वो इसका विरोध करे, क्योंकि ट्रंप को समझ में आना चाहिए कि वो उन्होंने जो किया है, उनको लग रहा है कि मैंने जो किया है अभी उन्हें ये लग रहा है कि जो उन्होंने किया है या टैरिफ वॉर जो वो छेड़े हुए हैं वो सही कर रहे हैं, लेकिन तभी बोल्टन जैसे लोग भी हैं उन्हें समझाने के लिए, अब पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप सुनते हैं या नहीं वो तो अलग बात है, लेकिन वो कह रहे हैं ना कि जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ट्रंप की नजर वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड पर है। ट्रंप अब ग्रीनलैंड पर कब्जा जमाना चाहते हैं, इसे लेकर ट्रंप प्रशासन का नया बयान भी आया। ट्रंप प्रशासन ने ग्रीनलैंड पर कब्जे को अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी बताया, इसके लिए सैन्य शक्ति के इस्तेमाल का विकल्प भी बताया। इसका ग्रीनलैंड और डेनमार्क समेत नाटो के सभी मेंबर्स ने, कई मेंबर्स ने, सभी तो कहना गलत होगा लेकिन कई मेंबर्स ने इसका विरोध किया। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि ग्रीनलैंड को वेनेजुएला ना समझें। डेनमार्क ने खुलकर अमेरिका का विरोध किया। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स ने इटली, पोलैंड और स्पेन के साथ मिलकर एक साझा बयान जारी किया, जिसमें यह कहा गया कि ग्रीनलैंड वहां के लोगों का है, इस पर निर्णय लेने का अधिकार केवल डेनमार्क और ग्रीनलैंड का है। Koenarsiullut pingaartippa oqaatigissallugu nunarput Venezuelamut sanillersuunneqarnera taanna pissuissamisoortutut isiingi tassaniittoqangilar taamaam uivissangilangu oqaloqatiin pittaasoq utertissuarput upalungaarsimanissamu tungasu naliginnaasumik ataavartumi misissuiffinga। अच्छा, डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने भी चेतावनी दी है, और जो चेतावनियां हैं वो यही कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर सैन्य कार्रवाई की तो नाटो गठबंधन के अंत की शुरुआत तो होगी। नाटो गठबंधन के अंत की क्या शुरुआत के लिए ही ट्रंप ये कर रहे हैं, क्योंकि नाटो से वो वैसे भी दूरी बनाना शुरू कर ही चुके हैं। वो फंड को लेकर पिछले साल ही ये कह चुके हैं कि मेरे फंड से नाटो चल रहा है, इसमें बाकी देशों को भी अब देखना चाहिए। इस पे बात करें उससे पहले एक टिप्पणी जरूर करना चाहता हूँ कि अब तो मुझे संदेह होने लगा है कि जो नोबेल प्राइज मिलता है वो क्या वाकई वो उसका आकलन ठीक से होता है या नहीं, जेन्युइन है या नहीं। बगल में एक पड़ोसी देख रहे हैं, यूनुस, इस बंधु को भी नोबेल पीस प्राइज मिला है, और जो दूसरा दावेदार जो अभी दिख रहे थे, जिसके बारे में कई राष्ट्राध्यक्षों ने जिनकी सिफारिश की, भारत ने नहीं सर, नोबेल पीस का नहीं पीस का मिला है। आप एक बार चेक कीजिएगा, पता नहीं यदि गलत हो तो आप करेक्ट कर दीजिएगा प्रोग्राम के दरमियान ही, ताकि दर्शकों को कंफ्यूजन न है, लेकिन मेरी जहां मेमोरी है उसके नोबेल पीस प्राइज मिला है। तो मुझे लगता है कि यदि ट्रंप को दे दिया जाता तो ट्रंप और मोहम्मद यूनुस दोनों तो एक ही जगह आकर के खड़े हैं। वो जमाते इस्लामी के साथ खड़े हो जाते हैं और ट्रंप धर्म के आधार पर कहते हैं कि हम अफ्रीका में नहीं जाएंगे G20 में भाग लेने, क्योंकि क्रिश्चियन के साथ है। दूसरी बात, ट्रंप जो कर रहे हैं वो न्यू कॉलोनिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये न्यू कॉलोनिज्म ये है कि ताकत के बल पर हम आपके यहां, ये जो पहले एक होता था ना कि हम आपकी सॉवरेंटी ले लेंगे, वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो अंग्रेज करते थे, राजाओं के अधिकार छीन लेते थे और अपने साथ मिला लेते थे। तो अब ट्रंप वही काम कर रहे हैं जो बार बार हम लोग डिबेट में कह रहे हैं कि भाई यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर 2 है वो कहता है कि सारे लोगों के, सारे जितने कंट्री हैं उनकी सॉवरेंटी को हम रिस्पेक्ट करेंगे। डिस्प्यूटेड एरिया छोड़ दीजिए, जो जहां पर डिस्प्यूटेड है उसके लिए युद्ध होगा,
लेकिन एक दूसरे के देश को ताकत के बल पर मिला ले, चाहे तो छोटा ही छोटा क्यों नहीं है। यहां तो 55,000 की आबादी वाला है। स्वीडन की आबादी कितनी है? लाखों में आबादी होगी, 1 करोड़ भी नहीं आबादी होगी। पूरे यूरोप की आबादी कितनी है? 50 से 60 करोड़ के आसपास की आबादी होगी। और उसमें इतने छोटे छोटे देश हैं कि हम उत्तर प्रदेश में तो 4 कंट्री आ जाए, 6 कंट्री आ जाए, 10 कंट्री आ जा सकते हैं यूरोप के। तो क्या आप उनको मिला लेंगे? और हमारी सुरक्षा के लिए आप दूसरों के स्वाभिमान और सुरक्षा सबको ताक पर आप डाल देंगे। जो ट्रंप बोल रहे हैं नाटो में डिवाइड नहीं हो गया, नाटो ऑलरेडी डिवाइडेड हो चुका है। और यदि नहीं तो नाटो के जो चेयरमैन हैं उनको यह बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि हमको डेनमार्क की सुरक्षा के लिए यदि जरूरत पड़ेगी तो हम और उसे आर्म करेंगे। दूसरी बात, पहली बार ऐसा देखने में आया है कि सामरिक मुद्दे पर, फिर जोर दे करके कह रहा हूं, आर्थिक मुद्दे पर तो बहुत बार ऐसे हो चुका है, लेकिन सामरिक मुद्दे पर पहली बार ऐसा है कि यूरोप एज ए यूनिट जो है वो अमेरिका का विरोध कर रहा है, एज ए यूनिट। दूसरा, नाटो को बार बार अमेरिका कहते थे कि हमारे पैसे पे चलता है, हम ही तो इनको डिफेंड करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें 3 बड़े ताकतवर देश भी हैं, खास करके अमेरिका के अतिरिक्त जो उसमें जो बड़े ताकतवर देश हैं। जब आपको इराक में बमबारी करनी थी तो या फिर ईरान के साथ करनी थी तो क्या ब्रिटिश नेवी नहीं थी आपके साथ? का पूरा साथ दिया। ब्रिटेन तो हर समय आपके नेवी, आज के दिन में भी ब्रिटेन की नेवी पावर तो बहुत ही पावरफुल है। तो आप फ्रांस को कैसे भूल जाएंगे? जर्मनी, तीनों, फ्रांस जर्मनी ये कैसे भूल जाएंगे? टेक्नोलॉजी के मामले में तीनों बहुत बड़े देश हैं। आप मिलिट्री माइट को लेकर के ध्यान में रखें तब भी जर्मनी और फ्रांस तो बहुत, और ब्रिटेन है, तीनों मिलिट्री माइट में भी बहुत बड़े देश हैं। तो इनको आप ये कह रहे हैं, कल जाकर के जी ये लोग सशंकित हो गए हैं ट्रंप को लेकर के। भाई ट्रंप विश्वास के लायक हैं भी या नहीं है? आखिर देखिए, फॉरेन पॉलिसी में कंटिन्यूटी ऑन चेंज होता है, लेकिन अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के बारे में एक टिपिकल बयान दिया जाता है कि दे आर द सेम वाइन इन डिफरेंट बॉटल्स। तो उनकी पॉलिसी बदलती नहीं है, चाहे जो बाइडेन आ जाए या ये आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन व्हाइट हाउस का ये एक ही अंतर पड़ता है कि जो है वो जो डेमोक्रेट्स है वो पैसा बचा बचा करके लाते थे, और जो रिपब्लिकन्स हैं जब सत्ता में आते हैं तो युद्ध थोप देते हैं। जॉर्ज बुश आए तो जॉर्ज बुश ने युद्ध थोप दिया। ट्रंप आए तो ट्रंप से उम्मीद की जा रही थी, ट्रंप मसीहा नेता बनने की दिखा रहे थे, लेकिन असल चेहरा तो जो नकाब से जो चेहरा निकल करके उतर करके आया वो तो चाहते हैं वेनेजुएला को कब्जा करना। बाइडेन से ज्यादा युद्ध ये तो पूरा युद्ध पिपासु दिख रहे हैं। वही तो कह रहा हूँ, बाइडेन से ज्यादा युद्ध पिपासु दिख रहे हैं। ठीक सर, ऐसे में इनका दावा कि अब नहीं, जो हमेशा ये कहे कि हमारा मिलिट्री का विकल्प खुला है, क्योंकि व्हाइट हाउस यही तो बयान दे रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कर क्या रहे हैं? अच्छा, वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिका की कार्रवाई को लेकर भले ही कई देशों में बहुत गुस्सा हो, लेकिन उसका हश्र क्या है? ये केवल गुस्से तक ही तो सीमित है। अर्जेंटीना में हजारों लोग हाथों में बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर आ रहे हैं, ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, ट्रंप को क्रूर भी बता रहे हैं। लोगों ने अमेरिकी फ्लैग को आग लगाई। प्रदर्शनकारियों ने मादुरो और उनकी पत्नी को फौरन रिहा करने की मांग की। आपको ये बता दें कि प्रदर्शन केवल अर्जेंटीना में ही नहीं हो रहा है, ये क्यूबा, पोर्टलैंड, उत्तर कोरिया, वॉशिंगटन, पेरिस समेत कई देशों में हो रहा है। ट्रंप के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा है, और जब हम ये तस्वीरें दिखाते हैं तो एक बार फिर से दर्शकों को ये याद दिला देना जरूरी है, ये जो प्रदर्शन आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये मादुरो और उनकी पत्नी के समर्थन में हो रहा है, ये ट्रंप की दादागिरी के खिलाफ हो रहा है। मादुरो ने हो सकता है गलतियां की हो सकता है इलेक्शन रिग किया हो सकता है ड्रग्स का जो चार्जेस उनके ऊपर लगाया गया वो सब सही हो, लेकिन क्या इससे डोनाल्ड ट्रंप को यह अधिकार मिल जाता है कि वो किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे वो उठा कर ले आए, बंधक बनाकर अपने देश में फिर उसके खिलाफ कोर्ट केस चलाएं? इसलिए ये प्रदर्शन हो रहा है जो आप देश के कई राष्ट्रों में देख रहे हैं। ये दुनिया भर में प्रदर्शन चल रहा है। एक तस्वीर इसकी भी दर्शकों के सामने हम हर्षवर्धन जी रख रहे हैं। ट्रंप के खिलाफ ट्रंप के मुंह में खून लग गया है।
इसके अलावा कोई ट्रंप का भी जो कैरेक्टर है उसको अच्छे से डिफाइन करने वाला कोई और शब्द नहीं है, कोई और वाक्य नहीं। ट्रंप के मुंह में खून लग गया और वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जिस तरह से वो उठाने में कामयाब रहे, ऐसा नहीं, वो अपने पिछले कार्यकाल में भी एक कोशिश वो कर चुके थे लेकिन असफल रहे थे। वो तब भी चाहते थे कि उसको उठा लें। ट्रंप चाहते हैं कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स करें कि वर्ल्ड हिस्ट्री में, अमेरिकन हिस्ट्री में उनको ऐसे देखा जाए कि जो न भूतो न भविष्यति, जो कोई नहीं कर पाया। दूसरा, अमेरिका की गिरती हुई साख, गिरती हुई ताकत, चाइना का बढ़ता हुआ कद, वो उनको परेशान करता है। उनको लग रहा है कि हम ये करके जाएं कि फिर अगले 10, 20, 50 साल तक अमेरिका, वो जो जिसको बार बार कहा जाता है कि वो ड्रीम है दुनिया के हर किसी का, वो बना रहे। लेकिन जरा सोचिए, वेनेजुएला के बाद जो अभी उन्होंने टिप्पणियां की हैं, आप दूसरे देशों को धमकी दे रहे थे, वहां तक चल रहा है। ग्रीनलैंड डेनमार्क का पार्ट है, जो एग्रीमेंट है वो डेनमार्क की टेरिटरी वो माना जाता है। ग्रीनलैंड तो मुश्किल से 50-60 हजार लोगों का द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप समूह है, उसकी अपनी दूसरे तरह की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। लेकिन जरा सोचिए, वो नाटो का मेंबर है, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो पीस गारंटी, सिक्योरिटी गारंटी वेस्टर्न वर्ल्ड, यूरोपीय यूनियन ने मिलकर इन देशों को, इन समूहों को दी थी, वो ध्वस्त होने जा रहा है। इसको आप यूं देखिए, यानी ट्रंप ऐसे डिसरप्टर हैं जिसको बार बार हम लोग कहते हैं ना कि जिस पेड़ पर बैठे हैं वहीं दनादन कुल्हाड़ी चलाए जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि जो डेनमार्क के एम्बेसडर कह रहे हैं, जो डेनमार्क प्रेसिडेंट ने बोला है, इसके बाद क्या अब ये होता हुआ दिख रहा है कि जैसे वो मजाक उड़ा देते थे, किसी राष्ट्राध्यक्ष को यूं कह देते थे, हमने उससे कहा अच्छा ठीक है, मैक्रोन से मैंने कहा ये करो ये करो ये करो, उसने कहा नहीं करेंगे तो वे करना होगा, अच्छा कर लेता हूं, कर ले। जिस अंदाज में वो बताते हैं वो दुनिया के हर व्यक्ति को अपमानित कर रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं, ये अमेरिका के लिए अभी भले बहुत अच्छा दिख रहा हो, शायद उतना अच्छा होगा नहीं, क्योंकि आप रिजर्व पे कब्जा कर लेंगे। आपने अभी कहा कि हमने तय कर लिया है, कंपनी तेल निकालेगी, हम उसको तय करेंगे कि वेनेजुएला के लोगों के हक में जाए, अमेरिका के लोगों के हक में जाए। मुझे लगता है अब धीरे धीरे अमेरिका और ट्रंप के खिलाफ लोग खड़े हो रहे हैं, उसकी एक तरह से कहे कि प्रतीक के तौर पर दिखता है। एक लाइन, सिर्फ एक लाइन। अमेरिकन लोग जो डेमोक्रेसी, अपने डेमोक्रेसी पर बहुत गर्व करते थे, वो आज कहीं मुंह दिखाने लायक हैं क्या? वो कहीं कुछ बोलने लायक हैं क्या? बस इतनी सी बात। ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता है कि वाइब्रेंट भी हो। वाइब्रेंट नहीं, वो डेमोक्रेसी ओल्डेस्ट देखनी हो डेमोक्रेसी नहीं है। तो आप भारत को देखिए, वो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी नहीं है। प्रधानमंत्री ने जब ये कहा कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी, तो ऐसे नहीं कहा। नेशनलिज्म को लेकर के भी बड़ा डिबेट है यूरोप और अमेरिका को लेकर के। वो ये नहीं कह सकते कि हम पुराने डेमोक्रेसी हैं ना। ये इतिहास से मतलब मुख मोड़ने वाली है, इतिहास से बेईमानी वाली बात हो जाएगी। मार्को रूबियो का नया बयान आया है, उन्होंने कहा है कि अगर डेनमार्क ग्रीनलैंड नहीं देगा तो हम खरीदने को तैयार हैं, हम खरीद लेंगे उसको, हम कब्जा नहीं करेंगे, हम लेकर उसका भुगतान करेंगे। अब वो खरीदने की बात कर रहे हैं, मतलब आपको देना पड़ेगा, या तो आप खुशी खुशी दे दो हमको, ये हम कब्जा कर लेंगे, फिर उसका जो हमें लगता है वो भुगतान हम आपको कर देंगे। जैसे वेनेजुएला से कह दिया कि भाई 5 करोड़ बैरल दुकान खुली तेल हम हुई आपसे है, लेंगे, खरीद फरोख्त हो रही है। सोचिए, दुकान खुली हुई है, खरीद फरोख्त के लिए बैठना चाहते हैं, जबरदस्ती बेचना पड़ेगा आपको। ये कोई गल्ला है क्या? ये दुनिया है और ये दुनिया के राष्ट्र हैं, उसमें दादा बनना चाहते हैं अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप, तो क्या उनकी ये दादागिरी यूं ही बर्दाश्त की जाती रहेगी?